हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और पिछले वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 7 तक खत्म कर लिया था। सो इन दिस वीडियो हम लोग आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक देखो, जब हम लोग ने 4.4 स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के थे जो हम लोग ने सॉल्व किए। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद लास्ट टाइम हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 7 जब किया था तो उसमें हम लोगों ने एक नया टॉपिक पढ़ा था, है ना, मार्जिनल डिमांड, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, ये सब क्या चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें देखी थी हम लोग ने। आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे के क्वेश्चंस ना। आगे कितने क्वेश्चन बचे? 7 तक हो गया। आगे कितने क्वेश्चन बचे? 13 तक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सारे क्वेश्चन बच रहे हैं हम लोगों को। ध्यान से देखो कौन से क्वेश्चन बच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बच रहा है। अब तुम लोग एक चीज़ सोच रहे होगे कि आखिर मैंने क्वेश्चन नंबर 13 को अलग कलर का यूज़ करके क्यों लिखा है, बाकी सारों को मैंने रेड में लिखा, क्वेश्चन नंबर 13 का कलर अलग कर दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इस एक्सरसाइज के जो बाकी के क्वेश्चन यानी कि इन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 ये पाँचों क्वेश्चन सेम टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस सेम टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। कौन सा टॉपिक? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन से टॉपिक के ऊपर बेस्ड है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है ये तो मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। अब पढ़ाऊंगा तभी तो तुम लोगों को समझ में आएगा। फिर भी एक बार मैं तुमको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये अपना टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक में अगर तुम यहाँ पर आओगे 4.4 पे, 4.4 कहाँ है? देखो ये रहा 4.4 में। देखो हम लोगों ने 7 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो जरा, क्या लिखा है यहाँ पे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है यहाँ पर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ो क्या लिखा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ो क्या लिखा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ो, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मिला जुला कर क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक सब में तुमको दिखाई देगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखेगा नहीं, क्योंकि बिकॉज दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अनदर टॉपिक, दूसरे टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए दिख गया, क्या दिख गया? कि दीज 5 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन अ सेम टॉपिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अपने को पहले ये समझना पड़ेगा कि बच्चा यार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। वेरी सिंपल टॉपिक, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ जाओगे मज़ा आ जाएगा। इकोनॉमी में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को। चलो ठीक है, नीचे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है वो पढ़ लेते हैं, फिर उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जरा ध्यान से देखना। पता है क्या होता है? मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जैसे ही तुम किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दोगे, जैसे तुम किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। मतलब मान लो पार्ले जी है, पार्ले जी आज कितने का आता है? 5 रुपये का आता है। मान लो कल को पार्ले जी अगर 7 रुपये में मिलने लगा, जैसे ही पार्ले जी अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएगा, उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी मतलब क्या? डिमांड मतलब क्या? कितने लोग पार्ले जी खरीद रहे हैं। डिमांड इन सेंस कि आज कितने लोग पार्ले जी खरीद रहे हैं। आज पार्ले जी 5 रुपये में बिकता है, दिन के 10,000 लोग पार्ले जी का पैकेट अगर खरीदते हैं, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, मान लो आज पार्ले जी 5 रुपये का बिकता है और दिन के 10,000 लोग पार्ले जी का पैकेट 5 वाला खरीदते हैं, तो अगर कल को पार्ले जी ने अपना प्राइस 7 रुपये कर लिया, 6 नहीं 7 रुपये सीधे कर लिया, तो क्या होगा? आज अगर 10,000 लोग खरीद रहे हैं तो 10,000 लोग 5-5 रुपये में खरीद रहे, क्योंकि सस्ता मिलता है। वो कोई दूसरी बिस्किट खरीदेंगे जो 5 रुपये में आएगी। पार्ले जी 7 रुपये का मिल रहा है, सब लोग नहीं खरीदेंगे। तो हो सकता है कल को सिर्फ 3 या 4,000 लोग ऐसे बचे जो कि पार्ले जी खरीदे। तो जैसे मैंने प्राइस को बढ़ाया वैसे डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। ये चीज़ हम लोगों को पता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ता है वैसे ही डिमांड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हम लोगों को पता है प्राइस जैसे ही बढ़ता है डिमांड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका ठीक उल्टा, अगर किसी चीज़ की प्राइस को कम करेंगे, किसी चीज़ को प्राइस को अगर कम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा। अगर पार्ले जी 5 रुपये का आता 3 रुपये में मिलने लगा तो सारा बिस्किट छोड़ के पार्ले जी खरीदेंगे लोग। बाकी बिस्किट बोलेंगे सारा बिस्किट खराब है, पार्ले जी खाने में अच्छा लगता है, क्यों? 3 रुपये का आता है।
समझ में आया? तो 10,000 लोग खरीद रहे, हो सकता है 15,000 लोग खरीदेंगे, 20,000 लोग। तो जैसे ही प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाता है, जैसे ही प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ जाता है। ये रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं, प्राइस और डिमांड के बीच की रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं। पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है सर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसको बोलते हैं? देखो मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ना एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा अपने को। लेट मी टॉक, चलो कुछ चीज़ों की बात करते हैं। मान लो बात करता हूँ मैं एयर की। किसकी बात करते हैं? एयर और वाटर। ध्यान से सुनना है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एयर और वाटर। मान लो कि इस दुनिया में एक दिन आया जब ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, अपने एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तुमको अगर ऑक्सीजन चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदना पड़ेगा, मतलब तुम्हें एयर खरीद के लानी पड़ेगी, तुम्हें हवा खरीद के लानी पड़ेगी। अब मान लो पानी भी ऐसे नहीं मिलता है, पानी भी अब एक ही सिस्टम बस बचा। मान लो पानी बीएमसी का पानी, सबका पानी बंद। अब तुम्हें पानी पीना है तो जाओ पानी की बोतल खरीदो और पियो, ऐसा हो गया। मतलब मान लो दुनिया में एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहाँ पे तुम्हें पानी और एयर को क्या करना है? खरीद के यूज़ करना है। उस टाइम पर अगर मान लो 10 रुपये की बोतल मिलती है पानी की, अब हुआ स्टार्टिंग में जब पानी बिकना चालू हुआ तो 10 रुपये की एक बोतल आ रही थी, छोटी वाली, पानी बिक रहा था, भर भर के पानी बिक रहा था। अगर किसी ने उस पानी के बोतल का प्राइस बढ़ा दिया, 10 रुपये से कितना रुपया कर दिया? 20 रुपया, सीधा डबल कर दिया, 20 रुपया, तो क्या तुम पानी नहीं खरीदोगे? अगर तुम दिन में 2 लीटर पानी पीते थे खरीद के 10-10 वाली बोतल खरीद के, अगर वही बोतल 20 रुपये में मिलने लगेगी और यार पानी का कोई दूसरा सोर्स नहीं है, बस पानी तुम्हें वहीं से खरीदना है, तो क्या तुम पानी नहीं खरीदोगे? तो भी तुम पानी खरीदोगे। और क्या 2 लीटर की जगह पे आधा लीटर खरीद के पियोगे? क्या नहीं। बॉडी को 2 लीटर की ज़रूरत है, तुम पहले भी 2 लीटर खरीदते थे, तुम अभी भी 2 लीटर खरीदोगे। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ, अगर ऑक्सीजन कल को सिर्फ ऑक्सीजन खरीद के मिल रहा है, भाई एयर में ऑक्सीजन ही नहीं है, और मैं ऑक्सीजन का प्राइस बढ़ा दूँ, तो क्या तुम ऑक्सीजन खरीदोगे? नहीं। बोलोगे आज कम सांस लेता हूँ, आज थोड़ा कम सांस ले लेता हूँ, कल ज़्यादा ले लूँगा। 5-5 मिनट ऐसे, 5 मिनट सांस बंद करके बैठता हूँ, फिर 5 मिनट सांस लूँगा, फिर 5 मिनट सांस बंद करके बैठूंगा, फिर 5 मिनट सांस लूँगा, पैसा बचाऊँगा। ऐसा थोड़ी होता है, मजाक चल रहा है क्या? 5-5 मिनट बचाते बचाते तुम ही नहीं बचोगे अगले दिन के लिए। तो मिला जुला कर ऑक्सीजन, एयर, वाटर, ये ऐसी चीज़ है ना, प्राइस कितना भी बढ़ा दूँ मैं, कितना भी, तुम उसको खरीदोगे। मतलब डिमांड उनका कम नहीं होगा। याद रखना, इनका प्राइस कितना भी बढ़ा दो, इनका डिमांड कम नहीं होता है। समझ में आया? तो ऐसे चीज़ों को, ये जो चीज़ होती है ना, इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अभी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या हुआ? इन इलास्टिक, इलास्टिक मतलब क्या? रबर होता है, रबर उसको खींचा जा सकता है, वो इलास्टिक है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिनके डिमांड को तुम खींच नहीं सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। रबर को खींच के उसकी साइज़ को बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, इसलिए वो इलास्टिक है। पर ये डिमांड, एयर और वाटर की डिमांड जो है उसको तुम लोग चेंज नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कर सकते एयर और वाटर का प्राइस बढ़ा दिया तो डिमांड चेंज हो, डिमांड तो उतना ही रहेगा। इसमें खींचातानी नहीं हो सकती, डिमांड जितना है उतना ही रहेगा। तो जिसको खींच सकते हो इलास्टिक है, जिसको नहीं खींच सकते हो क्या होगा? इन इलास्टिक। तो एयर और वाटर क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का एग्जाम्पल्स है। किसका एग्जाम्पल्स है? इनका जो डिमांड होगा वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, उसमें कोई खींचातानी नहीं होगी। प्राइस कितना भी बढ़ा दो और कितना भी कम कर दो, डिमांड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? अच्छा चलो कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। मान लो बिस्किट वगैरह की बात करते हैं, नहीं बिस्किट वगैरह की भी बात नहीं करते हैं। मान लो मैं बात करता हूँ पेट्रोल की बात करते। चलो मैं बात करता हूँ पेट्रोल की, बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं कुछ डेली चीज़ों की जो हम लोग डेली के घर में, हमारे डेली घर में यूज़ होता है। बिस्किट्स की भी बात कर लेते हैं, बिस्किट्स की बात कर लेते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं और बात करते हैं। अब इन चीज़ों को देखो, पेट्रोल, बिस्किट वगैरह। अगर कल को पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, अगर कल को पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो इतना तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि तुम पेट्रोल खरीदना बंद कर दोगे, खरीदोगे, पर तुम कोशिश करोगे कि यार कम से कम ट्रैवल करूं, कम से कम पेट्रोल का यूज़ हो। कोशिश करोगे, तुम पूरी कोशिश करोगे, पूरा जी जान लगा दोगे कि यार पेट्रोल कम से कम खर्चा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बढ़ चुकी है, कल को 200 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है। तो बंदा पूरी कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करे, बाहर जाना अवॉइड करे। कहीं जाना है तो दोस्त के बाइक पे बैठ के चले जाएंगे,
है ना, पेट्रोल का खर्चा बचा, भाई आधा पेट्रोल का पैसा तू दे, आधा मैं देता हूँ। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल की डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, पेट्रोल की डिमांड कम हो रही है। बहुत ज़्यादा नहीं गिरा पाओगे पेट्रोल की डिमांड को तुम, क्यों? क्योंकि पेट्रोल बेसिक नीड है, बिना पेट्रोल के ट्रांसपोर्टेशन होगा नहीं और ट्रांसपोर्टेशन को रोका नहीं जा सकता। पर हाँ, तुम पेट्रोल की नीड को थोड़ा कम ज़रूर कर सकते हो, है ना, कुछ चीज़ें करके, पूलिंग वगैरह करके, कि एक ही कार में 4 लोग बैठ के चले गए, भाई तू मेरे को मेरे ऑफिस छोड़ दे, मेरे को मेरे ऑफिस छोड़ दे, है ना। तो उससे क्या होगा, पेट्रोल की डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब प्राइस बढ़ा और पेट्रोल की डिमांड क्या हुई, कम हुई, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कम हुई। मतलब प्राइस का असर इस बार डिमांड पे पड़ रहा है, इस बार प्राइस का असर डिमांड पे पड़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा असर पड़ रहा है। कितना सा असर पड़ रहा है, थोड़ा सा असर पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, तो ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि असर तो पड़ रहा है पर थोड़ा सा असर पड़ रहा है, तो रिलेटिवली इन इलास्टिक यानी थोड़ा सा इन इलास्टिक डिमांड है। मतलब खींचातानी ज़्यादा भी नहीं हो सकती और कम भी नहीं, थोड़ी सी खींचातानी हो जाएगी। प्राइस बढ़ाओगे, डिमांड थोड़ी सी नीचे हो जाएगी। समझ में आया ये चीज़? अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं अब, कुछ अच्छी चीज़ों का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा असर दे, हाँ, लग्जरी चीज़ों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लग्जरी चीज़ों की, लग्जरी जो गुड्स होते हैं ना, उनकी बात करते हैं। अच्छा, लग्जरी गुड्स क्या होते हैं मालूम है? लग्जरी गुड्स यानी ऐशो आराम के सामान। ऐशो आराम में क्या क्या सामान आते हैं? वो मस्त एकदम सॉफ्ट वाला गद्दा, बहुत सॉफ्ट वाला गद्दा, जिस पे सो के बहुत अच्छी नींद आती है। मान लो अपने पास एक महंगा वाला ईयरफोन, मतलब एक ईयरफोन जो कि बहुत महंगा आता है, नॉर्मल ईयरफोन की बात नहीं करो, एक ईयरफोन जो कि बहुत महंगा आता है। और बहुत महंगा इसलिए आता है क्योंकि उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, सिर्फ डिज़ाइन के लिए महंगा मिलता है। आवाज़ वही आती है जो नॉर्मल ईयरफोन्स में आती है, पर वो लग्जरी गुड है क्योंकि उसका डिज़ाइन बहुत महंगा है, उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। जूते, स्नीकर्स, जो बहुत महंगे स्नीकर्स आते हैं ना, जूते 20-20 हज़ार के एक जूते आते हैं, 80-80 हज़ार के एक जूते आते हैं, 80 हज़ार का जूता तेरा घर बिक जाएगा, याद है? तो ऐसे जो, इनको बोलते हैं लग्जरी गुड्स। लग्जरी को ऐशो आराम, मतलब थोड़े बोलते हैं रिचनेस दिलाने वाले जो सामान होते हैं उनको बोलते हैं। अब इनके केस में पता है क्या होता है, इनका अगर प्राइस बढ़ाओगे ना तो इनकी डिमांड बहुत जल्दी नीचे गिरती है। मान लो कि ईयरफोन है, उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, आवाज़ वही है जो 50 रुपये के ईयरफोन में आता है, पर उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है तो 500 रुपये का मिल रहा है। पर अगर मैं उसी 500 रुपये के ईयरफोन को 1000 रुपये में बेचने लग गया तो पता है क्या होगा, उसकी डिमांड आधी हो जाएगी। जैसे जैसे मैं प्राइस बढ़ाते जाऊंगा, डिमांड फटाफट क्या होते जाएगा, गिरते चला जाएगा। तो ऐसे डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं हम लोग ऐसे डिमांड को? इलास्टिक डिमांड। नाउ व्हाट इज इलास्टिक डिमांड? इलास्टिक डिमांड मतलब क्या हुआ कि वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड एक्चुअली उसको बोलते हैं। पूरा वर्ड अगर मैं बोलूँगा तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब क्या हुआ कि हम लोग प्राइस जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसी रेट में, जिस स्पीड में प्राइस बढ़ेगा उसी स्पीड में डिमांड घटेगा। जितना प्राइस बढ़ेगा उतना डिमांड घटेगा। मतलब समझो सीधे सीधे अगर मैं तुमको एक कंक्लूड करने जाऊं तो पहले वाले केस में परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है, तुम प्राइस कितना भी चेंज करो, डिमांड पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख दूँ नो इफेक्ट ऑन डिमांड, नो इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ चेंज इन प्राइस, ऑफ चेंज इन प्राइस। प्राइस कितना भी बदलो कोई असर डिमांड के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। किसके केस में? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के केस में। अच्छा, रिलेटिवली इनइलास्टिक के केस में क्या था, स्मॉल इफेक्ट पड़ेगा, छोटा सा इफेक्ट पड़ेगा। तुम प्राइस अगर चेंज करोगे तो डिमांड थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। और यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है, हाँ, यहाँ पे क्या होता है, लार्ज इफेक्ट देखने को मिलेगा। तुम जैसे जैसे प्राइस चेंज करते जाओगे डिमांड उनकी फटाफट गिरते चली जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। समझ में आया? ये 3 केसेस होते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि डिमांड कहीं पे परफेक्टली इनइलास्टिक है, कहीं पे रिलेटिवली इनइलास्टिक है, कहीं पे यूनिटरी इलास्टिक है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आया ना? एक चीज़ अपने को यार पता कैसे चलता है कि कोई डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है या रिलेटिवली इनइलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक है? पता चलने के लिए भी तो कुछ चीज़ें होती होंगी ना। तो उसको पता लगाने के लिए अपने पास ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक फॉर्मूला है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या एक फॉर्मूला है ना। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिनोटेड बाय ईटा। डिनोट किससे करते हैं? ईटा से। देखो ईटा बनाते कैसे, एन बनाते हो, एन
एन में ऊपर यहाँ से एक लाइन, यहाँ पे नीचे से एक लाइन, बन गया ईटा। दिस ईटा, इससे डिनोट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है मालूम है? माइनस पी अपॉन डी, यहाँ पर डी डी अपॉन डी पी, माइनस पी अपॉन डी इंटू डी डी अपॉन डी पी। डी डी अपॉन डी पी यानी डिमांड का डेरिवेटिव, डिमांड का डेरिवेटिव। देखो ना यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पर डिमांड का डेरिवेटिव लिया गया है। देखो यहाँ पे देखो, देखो डी अपॉन डी पी यानी डेरिवेटिव ऑफ डिमांड, डिमांड का डेरिवेटिव। मिला जुला कर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला माइनस पी अपॉन डी इंटू डी डी अपॉन डी पी। इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। तो हम लोगों को क्वेश्चन क्या आता है, पता है हम लोग को क्वेश्चन आता है, हम लोगों को सारी चीज़ें दे देगा और बोलेगा कि फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या करो, फाइंड आउट करो। तो हम लोग इसमें फटाफट सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। फिर पूछेगा कि अब बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया आपका, अब बताइए कि वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आया है आपका, वो परफेक्टली इनइलास्टिक है या रिलेटिवली इनइलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक है। तो उसके कंडीशंस मैं तुमको बता रहा हूँ, ध्यान लगा के देखना, एकदम अच्छे से देखना और समझना। हम लोगों का अगर ईटा की वैल्यू 0 आई, क्या आ गई 0, तो उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अगर ईटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है, 0 और 1 के बीच में आती है, मतलब ना तो 0 आ रही है ना तो 1 आ रही है, 0 और 1 के बीच में 0.4, 0.5, 0.6, 0.2, 0.1 ऐसा कुछ वैल्यू आ जाता है, तो इट इज़ कॉल्ड एज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। और अगर ईटा की वैल्यू 1 आ गई, अगर ईटा की वैल्यू 1 आ गई तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देखो बहुत सिंपल है, 0 आया परफेक्टली इनइलास्टिक, 1 आया यूनिटरी इलास्टिक, उन दोनों के बीच में आया, देखो बीच वाला है ना, 0 और 1 के बीच में आया तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। समझ में आया इतना? पक्का? चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते, देखते हैं क्या होगा। ज़्यादा पक गए हो क्या? क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? इफ द डिमांड फंक्शन इज दिस, डिमांड का फॉर्मूला दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो क्या निकालने बोला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p इज 4। अब p की वैल्यू दे रखी है। अगर मैं गिवन डेटा की बात करूं, किसकी बात करूं? गिवन डेटा, क्या क्या चीज़ें गिवन है, तो सिर्फ 2 चीज़ें दी गई है मुझे, डिमांड फंक्शन, डिमांड का फॉर्मूला, और नीचे p की वैल्यू दी गई है। और हर बार जब आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने बोलेगा तो यही 2 चीज़ें आपको क्या होंगी? गिवन होंगी। तो अब फाइंड आउट कैसे करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? सबसे पहले याद रखना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? ईटा इज इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन डी इंटू डी डी अपॉन डी पी। इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके अंदर अपने को तो एक तो पी चाहिए होता है, एक तो डी चाहिए होता है, एक अपने को ये डेरिवेटिव वाला टर्म चाहिए होता है। तो मैं बताऊँ यार, पी तो मिल जाएगा, डी भी मिल जाएगा, ये डेरिवेटिव अपने को निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डेरिवेटिव वाला टर्म निकालना पड़ेगा ना। तो कभी भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन जब स्टार्ट होगा तो पता है कैसे स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान देते जाना कैसे कैसे करवा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डिमांड फंक्शन। क्या लिखते हैं हम लोग? डिमांड फंक्शन। तो मैं लिखूंगा गिवन लिखूंगा और डिमांड फंक्शन को लिख के रख लूंगा d इज इक्वल्स टू p प्लस 6 अपॉन में p माइनस 3, p प्लस 6 अपॉन में p माइनस 3 मेरा क्या हो गया? डिमांड फंक्शन हो गया। अच्छा, अब डिमांड फंक्शन का क्या लेते हैं? डेरिवेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? डेरिवेटिव। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? राइट हैंड साइड वाला वेरिएबल कौन है? p, तो p से डिफरेंशिएट करूंगा p। अच्छा, जैसे ही p से डिफरेंशिएट किया, यहाँ पर भी आ जाएगा d अपॉन डी पी, किसके साथ? d के साथ। यहाँ पर भी आ जाएगा d अपॉन डी पी, किसके साथ? इस पूरे क्वेश्चन के साथ, दैट इज p प्लस 6 अपॉन में p माइनस 3। खत्म। अच्छा, अब इसका आगे डेरिवेटिव ले लेंगे फटाफट। तो डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, डी अपॉन डी पी, इसको तो एज इट इज लिखेंगे डी अपॉन डी पी, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते थे, तो वैसे यहाँ पे लिख दूंगा डी अपॉन में डी पी। खत्म हो गया। अच्छा, उस साइड क्या लिखा है? इक्वल टू लिखा है, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू के बाद इसका डेरिवेटिव लेना। यार ये दोनों तो डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर भी एक टर्म है नीचे भी एक टर्म है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड में मैंने क्या बोला था? यू अपॉन वी रूल लगेगा। याद करो डिफ्रेंसिएशन, u अपॉन वी रूल लगेगा। u अपॉन वी रूल क्या बोलता है? पहले नीचे वाला टर्म लिखेंगे, नीचे वाला टर्म, फिर डेरिवेटिव ऊपर वाला टर्म। नीचे वाला टर्म p माइनस 3 था ना, नीचे वाला टर्म डेरिवेटिव
ऊपर वाला टर्म, फिर बीच में क्या आता है माइनस, तो मैं लिखूंगा माइनस ऊपर वाला टर्म डेरिवेटिव नीचे वाला टर्म, नीचे वाला टर्म डेरिवेटिव ऊपर वाला टर्म, ऊपर वाला टर्म डेरिवेटिव नीचे वाला टर्म। ये हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, याद है। और फिर आता है अपॉन, और अपॉन में क्या आता है, अपॉन में आता है नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर। देखो नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाला, नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाला, माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव नीचे वाला, ऊपर वाला डेरिवेटिव नीचे वाला, अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर। यू अपॉन वी रूल डिवीजन का डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, मैंने बोला था डिफरेंशिएशन पहले पढ़ना फिर ये चैप्टर करना, वरना समझ में नहीं आएगा। फिलहाल इसी समझ में आ गई, नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव नीचे वाला, अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, डी डी अपॉन में डी पी इज इक्वल्स टू क्या है ये p माइनस थ्री, वो तो डेरिवेटिव के बाहर है, उसका तो डेरिवेटिव लेंगे नहीं, तो p माइनस थ्री को एज इट इज लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखा है डेरिवेटिव, देखो डेरिवेटिव किसका लेना है, डेरिवेटिव किसका लेते हैं जो उसके राइट हैंड साइड में होता है, तो डेरिवेटिव इस वाले टर्म का लेना है, किसका p प्लस सिक्स का। तो p प्लस सिक्स का डेरिवेटिव देखो कैसे का, p का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जब हम लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो x का डेरिवेटिव 1 आता है, यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p किया तो p का डेरिवेटिव 1 आएगा, x का डेरिवेटिव 1 वैसे p का डेरिवेटिव 1 प्लस 6 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0, क्योंकि वो अकेला है, तो अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, खत्म। फिर यहाँ पे बीच में क्या लिखा माइनस, तो मैं लिखूंगा माइनस। फिर p प्लस सिक्स डेरिवेटिव के बाहर है, तो मैं लिख देता हूँ भाई p प्लस सिक्स डेरिवेटिव के बाहर लिख दिया, खत्म। फिर उसके बाद डेरिवेटिव किसका लेना है, देखो डेरिवेटिव किसका लेना है, डेरिवेटिव लेना है इसका p माइनस थ्री का डेरिवेटिव लेना है, तो चलो ठीक है लेते हैं। p का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 माइनस थ्री का डेरिवेटिव 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 0, खत्म हो गया। चलो यहाँ पर देखो 0 खत्म हो गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे अपॉन, अपॉन में p माइनस थ्री का होल स्क्वायर, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो उसको एज इट इज लिख देंगे, उसको एज इट इज लिख देंगे p माइनस थ्री का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलो ठीक है आगे बढ़े, नहीं अभी नहीं, थोड़ा करो इंतज़ार, आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा यहाँ पे देखो, देयर फॉर डी डी अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू, सॉल्व करते थोड़ा, ये p माइनस थ्री को तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, तो p माइनस थ्री और उधर क्या बचा 1 माइनस, ये p प्लस सिक्स को तो कुछ नहीं कर सकते, उधर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, अपॉन में p माइनस थ्री का होल स्क्वायर, इसको भी कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो। फिर क्या करेंगे डी डी अपॉन डी पी, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग है ना, इज इक्वल्स टू ए 1 इंटू पी कितना होगा p होगा, 1 इंटू थ्री कितना होगा 3 होगा, 1 से इंटू करेंगे तो क्या ही आने वाला है यार, सेम ही आने वाला है, तो p माइनस थ्री को 1 से इंटू किया p माइनस थ्री आ गया। यहाँ पर भी 1 से इंटू करेंगे p प्लस सिक्स को तो p प्लस सिक्स ही आने वाला है, लेकिन बीच में माइनस था, बीच में क्या था माइनस, और जब माइनस आता है तो उसके बाद वाली की साइन क्या हो जाती है चेंज, तो प्लस सिक्स नहीं आएगा माइनस सिक्स आएगा। इसको 1 में इंटू किया सेम चीज़ आ गई, उसको भी 1 में इंटू किया सेम चीज़ आ गई, बस यहाँ पे माइनस था तो साइन चेंज हो गया, प्लस से क्या हो गया माइनस हो गया, अपॉन में p माइनस थ्री का होल स्क्वायर, p माइनस थ्री का होल स्क्वायर, खत्म। उसके आगे देखो क्या करेंगे, उसके आगे वेरी सिंपल, डी डी अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो ये p है और ये माइनस p है, ये p है और ये माइनस p है, कोई भी एक ही नंबर अगर प्लस में आता है एक बार माइनस में आता है तो कट जाता है, तो p और माइनस p कट जाएंगे, तो ऊपर बचा क्या, ऊपर बचा माइनस थ्री और माइनस सिक्स। जब दो नंबर माइनस माइनस में तो उनको ऐड करके आंसर माइनस में लिखते हैं, तो 3 प्लस 6 9, तो आंसर आएगा माइनस 9 अपॉन में p माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ये अपने को मिल गया डेरिवेटिव डी पी डी डी अपॉन डी पी, डेरिवेटिव का टर्म। ये सबसे पहला स्टेप होता है, अगर तुमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है तो पहले डिमांड का डेरिवेटिव निकालो। देखो मैंने डिमांड फंक्शन लिखा, फिर उसका डेरिवेटिव निकाला, है तो नॉर्मल डेरिवेटिव का टर्म था ना, उसको सॉल्व किया, डेरिवेटिव आ गया। सबसे पहला स्टेप होता है क्या निकालो, डिमांड का डेरिवेटिव। निकाल लिया डिमांड का डेरिवेटिव। अच्छा डिमांड का डेरिवेटिव एक बार आ गया तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लगाएंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। इसके बाद क्या लगाएंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देयर फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे सॉल्व करते जाना। क्या किसे डिनोट करते हैं, ईटा से, तो ईटा इज इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन डी, ईटा माइनस पी अपॉन डी इंटू डी डी अपॉन डी पी, ये फॉर्मूला है। ईटा इज इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन डी इंटू डी डी अपॉन डी पी। चलो वैल्यू पुट करते, ईटा की वैल्यू तो निकालनी है अपने को। यहाँ पर देखो माइनस, तो मैं लिखूंगा माइनस पी
पी क्या है, पी तो पी ही रहता है, पी की जगह पे कुछ नहीं रखते, पी को पी ही लिखेंगे। अपॉन में डी, डी बोले तो डिमांड, डी बोले तो डिमांड, तो डी की जगह पे कुछ रखेंगे क्या? हाँ रखेंगे ना, क्वेश्चन में डिमांड का फॉर्मूला दिया था वही रखेंगे यहाँ पे। देखो दिया तो था डिमांड इज इक्वल टू पी प्लस 6 अपॉन पी माइनस 3, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिमांड की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, नीचे डी था, डी की जगह पे मैं लिख दूंगा पी प्लस 6 अपॉन में पी माइनस 3, खत्म। डिमांड की जगह पे डिमांड का फॉर्मूला डाल दिया इनटू, यहाँ पे क्या लिखे डी डी अपॉन डी पी, डी डी अपॉन डी पी यानी डेरिवेटिव, डिमांड का जो डेरिवेटिव आया है, डिमांड का डेरिवेटिव इधर ही तो आया था -9 अपॉन पी माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दूँ क्या आया है -9 अपॉन में पी माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो कुछ नहीं किया, वैल्यू डाला है माइनस पी, पी को एज इट इज रखा, डी, डी की जगह पे डी का फॉर्मूला जो दिया था इनटू, तो इनटू यहाँ पे डी डी अपॉन डी पी अभी अभी निकाले तो यहाँ पे लिख दिया, खत्म हो गया। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, एक चीज़ देखो ना, ये भी p माइनस 3 है, ये भी p माइनस 3 है, दोनों कट नहीं जाएंगे, कटेंगे, पर वहाँ पे p माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो मतलब वहाँ पे दो p माइनस 3 है, एक p माइनस 3 कट जाएगा, बाकी एक वहाँ पे बचेगा, तो मिलेगा अपने को ईटा इज इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन यहाँ पे क्या बचा p प्लस 6 इंटू यहाँ पे बचा -9 अपॉन में, देखो p माइनस 3 का होल स्क्वायर था, एक p माइनस 3 कट गया तो एक तो बचा, तो p माइनस 3 एक यहाँ पे क्या हो गया, बच गया। समझ में आया? इसके बाद क्या करेंगे सर, याद है हम लोगों को क्वेश्चन में p की वैल्यू भी दी थी, तो बस अब यहाँ पे p की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो p की वैल्यू क्या दी थी हम लोगों को क्वेश्चन में, p की वैल्यू दी थी 4, p इज इक्वल्स टू 4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट p इज इक्वल्स टू 4, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा पुट p इज इक्वल्स टू 4, p की वैल्यू को क्या पुट कर रहा हूँ मैं, p की वैल्यू को मैं 4 पुट कर रहा हूँ, तो देयर फॉर ईटा इज इक्वल्स टू -4, देखो माइनस लिखा था माइनस लिखा, p की जगह पे क्या लिखूंगा 4 अपॉन में p प्लस 6 यानी कि 4 प्लस 6 इंटू माइनस है तो मैं माइनस लिखूंगा, 9 है तो 9 लिखूंगा अपॉन में p माइनस 3 यानी 4 माइनस 3। चलो आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा ईटा इज इक्वल्स टू -4 ऐसे ही रहेगा, अपॉन में 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10 इंटू -9 ऐसे ही रहेगा, अपॉन में 4 माइनस 3, 4 में से 3 का कितना बचेगा 1 बचेगा। इसके आगे एक लाइन और करनी है बस अपने को, यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में क्या लगा इंटू, इंटू मतलब मल्टीप्लाई होंगे, और फ्रैक्शन कैसे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो ऊपर माइनस माइनस प्लस 4 9 36 अपॉन यहाँ पर 10 1 सा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4 9 सा 36 10 1 सा 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, खत्म, माइनस हट गया। अब इन दोनों को देखो मैं 2 से काट सकता हूँ, 2 5 सा 10 2 18 सा, तो मुझे मिलेगा ईटा इज इक्वल्स टू 18 अपॉन में 5, ईटा इज इक्वल्स टू 18 अपॉन में 5 एंड दिस इज आवर आंसर। अपने को क्वेश्चन में बोला क्या था, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ये वाला, इसमें पीडी तो सब पता रहता है, डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने डिमांड फंक्शन लिखा, उसका डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव को इसमें पुट किया, पी को पी की जगह पे कुछ नहीं पुट करते, डी की जगह पे डी का फॉर्मूला, ये दोनों कटे, कुछ बचा, इसमें पी की वैल्यू मैंने 4 डाली, कैलकुलेट किया एंड आई गॉट माई आंसर। समझ में आया क्या, आसान है एकदम। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म होता, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोगों को, अगेन सेम क्वेश्चन, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर देखो फाइंड द प्राइस फॉर द डिमांड फंक्शन, अपने को डिमांड फंक्शन दे रखा है, और अपने को व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज दिस, अपने को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी ऑलरेडी दे रखा है, और अपने को बोला फाइंड द प्राइस, फाइंड क्या करना है, प्राइस फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन वैसा ही है, उसमें डिमांड दिया हुआ था और प्राइस दिया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना था, यानी ईटा निकालना था। इसमें डिमांड दिया है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा दे दिया, अपने को निकालना क्या है, प्राइस निकालना है। तो क्या इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, नहीं सर सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे वो करते थे, और प्राइस की वैल्यू मिलेगी। जरा यहाँ पर देखो स्टार्ट करें, सबसे पहले मैंने कहा था डिमांड फंक्शन लिखने का, उसका डेरिवेटिव निकाल लेने का। मैं लिख लेता यहाँ पे गिवन क्या है डिमांड फंक्शन, डी इज इक्वल्स टू 2p प्लस 3, तो मैं लिख देता हूँ ऊपर 2p प्लस 3 अपॉन में नीचे क्या 3p माइनस 1, तो मैं ले लो 3p माइनस 1। इसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव, पिछले वाले में किए थे हम लोग, इसे फटाफट कर रहे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू p, p क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में वेरिएबल p है। यहाँ पर भी आ जाएगा d अपॉन डी पी, किसके साथ, डिमांड के साथ। यहाँ पर भी आ जाएगा d अपॉन डी पी, किसके साथ, इस पूरे के साथ, 2p प्लस 3 अपॉन में 3p माइनस 1 के साथ, ख़त्म, इजी एकदम। इसके आगे डेरिवेटिव लेंगे सबका, जैसे अभी तक ले रहे थे। देखो यहाँ पर ये तो हो जाएगा डी डी अपॉन डी पी,
देखे थे पिछले वाले में डी डी अपॉन डी पी। इधर क्या लगेगा u अपॉन वी रूल, क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या आता है u अपॉन वी रूल, नीचे वाला टर्म डेरिवेटिव ऊपर वाला टर्म 2p + 3, फिर बीच में आता है माइनस, फिर क्या आता है ऊपर वाला टर्म यानी 2p + 3 डेरिवेटिव नीचे वाला टर्म यानी 3p - 1, खत्म। अब फिर इस पूरे के अपॉन में क्या आता है नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाला टर्म क्या है 3p - 1 का होल स्क्वायर, समझा। नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव नीचे वाला, पहले नीचे वाला ऊपर वाले की डेरिवेटिव लेगा, फिर ऊपर वाला नीचे वाले की डेरिवेटिव माइनस नीचे वाले का होल स्क्वायर, खत्म। अपने को u अपन v रूल तो आता है, तो डी डी अपॉन डी पी। चलो पहले डेरिवेटिव लेते हैं फटाफट। यहाँ पर देखो ये तो डेरिवेटिव के बाहर है, इसको कुछ नहीं करेंगे, 3p - 1 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर देखो 2p का डेरिवेटिव लेना है, तो भाई 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्यों कोई भी नंबर कांस्टेंट ही होता है, पर वो कांस्टेंट p के साथ में, और जब कोई कांस्टेंट किसके साथ होता है तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते हैं। तो 2 को एज इट इज़ लिखूंगा, और p का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, p का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1। फिर यहाँ पे लिखा है प्लस 3 भी कांस्टेंट है, पर अकेले अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, तो 3 का डेरिवेटिव इज 0, माइनस यहाँ पे देखो 2p + 3 एज इट इज़ रहेगा, इनटू यहाँ पर देखो 3p - 1 लिखा है, 3 तो कांस्टेंट है पर p के साथ है। कांस्टेंट जब किसी के साथ हो तो डेरिवेटिव नहीं लेते, तो 3 को एज इट इज़ लिख दूंगा। p का डेरिवेटिव कितना आता है 1 आता है, तो मैंने p की जगह पे डेरिवेटिव डाल दिया उसका 1 माइनस बीच में माइनस है 1 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, क्योंकि वो अकेले खड़ा है, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। अपॉन में नीचे वाले को तो कुछ नहीं कर सकते, तो नीचे एज इट इज 3p - 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? चलो यहाँ पर देखो, तो देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा डी डी अपॉन में डी पी इज इक्वल्स टू, इधर देखो जरा क्या होगा यार 3p - 1 तो एज इट इज रहेगा, तो पे लिख देता हूँ 3p - 1। यहाँ पे देखो 2 1 = 2 और प्लस 0, 2 1 = 2 होगा, 2 में 0 डालो कुछ नहीं बचता है, 2 ही बचता है, खत्म। माइनस अरे माइनस, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है 2p + 3, तो एज इट इज लिख देता हूँ। 3 1 = 3 और 3 में से 0 निकाला, कुछ नहीं जाएगा उसका, 3 ही बचेगा, खत्म। अपॉन में 3p - 1 का होल स्क्वायर था, तो उसको एज इट इज रहने देते हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो अब देयरफॉर डी डी अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू, अब मुझे दिख रहा है कि भाई वो जो 2 है ये 2 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो चलो ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं। पहले वो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 3p से, तो 2 3 = 6, 6p हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस, 2 1 = 2, खत्म। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखता हूँ। अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी यही होगा, ये 3 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, 2p से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखो जब वो 3 2p से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 = 6p, 3 जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 9, बीच में प्लस था तो मुझे यहाँ पे प्लस लिखना चाहिए, पर यहाँ पर माइनस था, माइनस के बाद वालों की साइन चेंज होती है, माइनस है तो माइनस के बाद प्लस आया, उसका साइन चेंज हो जाएगा, उसको क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। समझ में आया? पिछले वाले में भी किए थे, अपॉन 3p - 1 का होल स्क्वायर, 3p - 1 का होल स्क्वायर, सेम उसी की तरह जा रहा है। यहाँ पर भी क्या होगा, ये 6p ये -6p दोनों एक ही टर्म्स है, पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में दोनों कट जाएंगे, तो आएगा क्या, नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं आंसर। देयरफॉर डी डी अपॉन में डी पी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -2 और -9 कितना बनेगा -11 बन जाएगा। -2 -9, 2 और 9 11 होता है, और दोनों माइनस माइनस में तो जोड़ दिया, आंसर माइनस में लिखा, अपॉन में 3p - 1 का होल स्क्वायर, 3p - 1 का होल स्क्वायर, ये अपने को मिल गया अपना डेरिवेटिव। ये क्या मिल गया हम लोगों को, अपना डेरिवेटिव डी डी अपॉन डी पी। और ये मिलने के बाद क्या करते थे हम लोग, क्या लगाते थे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगाते थे। तो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगाते सिंपली, तो लिखूंगा देयरफॉर इलास्टिसिटी, क्या कर रहा हूँ मैं, देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं ईटा से। फॉर्मूला क्या है -p/d इंटू डी डी अपॉन डी पी, ये फॉर्मूला है। चलो ठीक है, देयरफॉर ईटा इज इक्वल्स टू, चलो ठीक है वैल्यू पुट करते हैं -p, p की जगह पे तो कुछ नहीं पुट करना है, d की जगह पे पुट करते हैं हम लोग क्या, d की वैल्यू, d का क्या फंक्शन दे रखा था 2p + 3/3p - 1,
2p + 3 अपॉन 3p - 1, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 2p + 3 अपॉन में 3p - 1 खत्म, इनटू डेरिवेटिव की वैल्यू डालेंगे। तो डेरिवेटिव की वैल्यू कहाँ पे मिली, यहाँ पर मिली -11 अपॉन 3p - 1 का होल स्क्वायर। क्या वैल्यू मिली, -11 अपॉन में 3p - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होगी जो पिछले क्वेश्चन में हुआ था, ये भी 3p - 1, ये भी 3p - 1 कट जाएगा, बस फर्क इतना होगा कि वहाँ पे 3p - 1 का होल स्क्वायर है, मतलब दो 3p - 1 है, तो एक कटा पर एक बच जाएगा। यही पिछले वाले में भी किए थे ना, देखा। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर ईटा इज इक्वल्स टू -p अपॉन में 2p + 3, तो 2p + 3 इंटू -11, तो -11 अपॉन में 3p - 1, तो 3p - 1। जो चीज़ें बची मैंने क्या कर दी, लिख दी। अब देखो जरा, इसके बाद हम लोगों ने उसमें प्राइस की वैल्यू पुट की थी पिछले वाले क्वेश्चन में, पर यहाँ पे प्राइस की वैल्यू तो दी नहीं है। तो किसकी वैल्यू दे रखी है, वैल्यू दे रखी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ईटा की। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो क्वेश्चन में लिखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 11/14, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 11/14 है, यानी कि ईटा की वैल्यू 11/14 है। तो मैं पे ईटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ ना, पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, वेरी सिंपल, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। देखो मैं पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मैं पे लिखूंगा पुट ईटा इज इक्वल्स टू 11/14, क्योंकि उसकी वैल्यू 14 क्या है, गिवन है। मैं पे लिख देता हूँ बाजू में गिवन, ये वैल्यू कहाँ से आई, गिवन थी ये वाली वैल्यू, समझ में आया। तो चलो पुट करते फटाफट। अब क्या हो जाएगा, ये ईटा की जगह क्या आ जाएगा 11/14 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 11 इंटू पी क्या आ जाएगा 11p, माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 इंटू पे क्या हो गया 11p हो गया। अपॉन की अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अच्छे से, 11p हो गया। अपॉन में अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे ना, देखो इंटू हो रहा था तो मैंने इंटू कर दिया, ऊपर माइनस माइनस प्लस p इंटू 11p, नीचे भी इंटू होगा। अच्छा नीचे ये दोनों ब्रैकेट है, कैसे इंटू होंगे, ऐसे इंटू होता है ना कि पहले ये वाला टर्म जाता है, एक बार इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर यही वाला टर्म एक बार जाके इससे मल्टीप्लाई होता है। तो चलो करते हैं मल्टीप्लाई, पहले 2p 3p से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 = 6, p का स्क्वायर 6p का स्क्वायर। फिर ये 2p मल्टीप्लाई होगा 1 से, बीच में माइनस है तो माइनस लिखूंगा, 2p मल्टीप्लाई होगा 1 से, जब 2p मल्टीप्लाई होगा 1 से तो एनीथिंग इंटू 1 इज सेम, तो 2p इंटू 1 2p रहेगा, खत्म हो गया। तो फिर उसके आगे क्या लिखेंगे, उसके आगे हम लोगों को पता है, एक सेकेंड रुको, पहले ये चीज़ मैं हटा दूँ। उसके आगे हम लोगों को पता है कि अब ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म ये मल्टीप्लाई होने वाला है, ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा एक बार इससे और एक बार इससे, ऐसे ही होता है ना, ये वाला इससे उससे मल्टीप्लाई होगा। तो चलो ठीक है करते मल्टीप्लाई, पहले ये 3 मल्टीप्लाई होगा 3p से, तो 3 3 = 9 और p बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, प्लस 9p, फिर बीच में माइनस है, मैं लिखूंगा माइनस। 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 3 इंटू 1 3, एनीथिंग इंटू 1 इज सेम, तो 3 1 भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे से प्रेफरेंस के लिए था, समझने के लिए। तुमको समझा कैसे कैसे मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, जो जो जिससे जिससे मल्टीप्लाई आ रहा था उन सबको उससे उससे मल्टीप्लाई कर दिए, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। अब चलो अब आगे क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ रहा है पर ध्यान देते जाओ, बहुत आसान है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, देयरफॉर 11/14 तो ऐसे ही रहेगा, ये 11p तो ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं कर सकते, अपॉन 6p का स्क्वायर, सही है भाई ऐसे ही रहने दो। मुझे ये दोनों सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को देखो, ये -2p ये प्लस 9p, दोनों है तो एक ही खेत की मूली, ये भी p ये भी p, तो 9p में से 2p निकाला, कितना बचा 7p, बड़ा नंबर 9 था प्लस में था, तो आंसर भी किस में आएगा प्लस में, तो 6p² + 7p फिर -3, खत्म। अब क्या करेंगे हम लोग, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक काम करते हैं, ये जो चीज़ें हैं ना, देखो ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको भेज देते इधर पे, वो इधर पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो पूरा टर्म है यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है, इसको भेज देते उधर पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ, देखते जाओ सॉल्व हो जाएगा। इसको उधर भेजता हूँ तो उधर ऑलरेडी 11 बैठा हुआ है, उधर ऑलरेडी 11 बैठा हुआ है, ये पूरा आएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा मल्टीप्लाई में 6p² + 7p - 3 इक्वल टू, यहाँ पे 11p पहले से बैठा हुआ है, ये आ गया वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, यानी इंटू 14, खत्म। एक और चीज़ बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, ये 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर इधर से उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको भी उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 6p का स्क्वायर + 7p - 3, क्योंकि 11 को उधर भेज दिया, इज इक्वल्स टू 11p इंटू 14 वहाँ पे पहले से है, मैं इस 11 को भी उधर भेज दूंगा, ये जो 11 दिख रहा है तुम लोगों को,
ये जो 11 दिख रहा है इसको भी किधर भेज दे, उधर भेजता हूँ, तो उधर भेजूंगा तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड बाई 11 में आ जाएगा, और फिर ये 11 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। इसको इधर भेजा, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, उसको इधर भेजा, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, 11 देखा वहाँ पे 11 है, कट जाएगा, तो इसको इधर से उधर भेजा, 11 कट गया। तो बचा क्या अपने पास, अपने पास बच रहा है कुछ यूँ कि इस साइड बच रहा है 6p का स्क्वायर प्लस 7p माइनस 3, उस साइड बच रहा है अपने पास 14 और p यानी कि 14p। अब ये दिखने में कुछ कैसा दिखता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खासियत क्या होती है कि उसमें राइट हैंड साइड में कभी भी जीरो चाहिए अपने को, वो उसका जनरल फॉर्म होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस 14p को भी लेके किधर आ जाऊँगा, इस साइड में लेके आ जाऊँगा, तो वहाँ पर प्लस 14p, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस 14p, 6p स्क्वायर प्लस 7p माइनस 3 ऑलरेडी था, वो 14p इधर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 14p इज इक्वल टू, वहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा, जीरो। इतना समझ में आया क्या किया मैंने, 6p स्क्वायर को इधर ही रहने दिया, 7p को इधर ही रहने दिया, माइनस 3 को इधर, वो जो 14p था वो वहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे लेके आया माइनस 14p हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूँगा, तो और सॉल्व करके क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 6p स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे देखो ध्यान से ज़रा, ये प्लस 7p माइनस 14p, प्लस 7p और माइनस 14p, एक बार एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस में तो सब ट्रैक करते हैं। तो 14 में से 7 निकाला, 7p बचा, 7p बचा, पर दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 14 है, आंसर उसका साइन माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, और ये बचा -3 इज इक्वल्स टू 0। और अब अपने को मिल चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अपने को क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व किया जाता था, इतना तो अपने को आता है ना। इस पहले वाले टर्म को इस लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 सा 18, लेकिन माइनस है तो -18, 6 इंटू -3 कितना आएगा, -18। अब -18 के कितने फैक्टर चाहिए, दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पे -18 आए, जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। चलो देखना चालू करते स्टार्टिंग से। पहले 1 का टेबल में 1 18 सा 18, मल्टीप्लाई करने पे 18 आ रहा है, पर जोड़ने घटाने पर 7 नहीं आएगा। फिर 2 के टेबल में आते 2 9 सा 18, मल्टीप्लाई करने पर 18 आएगा, जोड़ने घटाने पर 7 भी आ सकता है। तो मैं लिख देता हूँ 2 9 सा 18, पर अपने को आंसर चाहिए माइनस में, तो इन दोनों में से मल्टीप्लाई करते टाइम कोई ना कोई एक नंबर माइनस होगा। तो कौन सा माइनस होगा, कौन सा प्लस, देखो बीच में अपने को चाहिए -7p, तो बड़े नंबर को माइनस कर देंगे, इसको क्या कर देंगे प्लस। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा, अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा 6p का स्क्वायर, -7p की जगह क्या लिखूंगा, +2p -9p, फिर यहाँ पे -3 इज इक्वल्स टू 0। बहुत बेसिक कैलकुलेशन है ये। अच्छा, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, मुझे दिख रहा है कि इसमें p स्क्वायर है, इसमें p है, तो एक p कॉमन आ सकता है। ये भी 2 के टेबल में, ये भी 2 के टेबल में, तो 2 कॉमन आ सकता है, 2p कॉमन आ गया। अब ये 2 के टेबल में आता था 6, इसलिए 2 कॉमन चला गया, तो 2 के टेबल में कब आता है 6, 3 सा में 2 3 सा 6 होता है, तो 2 बाहर गया तो अंदर क्या बचेगा 3, p स्क्वायर मतलब दो p थे, एक p बाहर गया तो एक p बचा, फिर प्लस है तो मैं लिखता हूँ प्लस, यहाँ पर 2 भी बाहर चला गया, p भी बाहर चला गया, कुछ बचा ही नहीं यानी कि 1। समझ में आया। अच्छा, यहाँ पर देखो बीच में क्या लिखा माइनस, तो मैं भी लिख देता हूँ माइनस। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, p तो दोनों के पास नहीं है, लेकिन मुझे दिख रहा है ये भी 3 के टेबल में, ये भी 3 के टेबल में, 3 को कॉमन ले लेते हैं। अब 3 जब कॉमन गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 3 सा 9 होता है, 3 बाहर चला गया तो अंदर बचा 3, p तो बाहर गया नहीं तो अंदर बचा रहेगा माइनस, यहाँ पे 3 था, 3 भी बाहर चला गया तो कितना बचा 1, बाहर माइनस था ना तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इज इक्वल्स टू 0। खत्म, इतना बेसिक कैलकुलेशन। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई साहब ये भी 3p + 1, ये भी 3p + 1, तो एक ही ब्रैकेट में लिख सकता हूँ मैं 3p + 1 लिख सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद एक और ब्रैकेट बनेगा जिसमें क्या आ जाएगा 2p - 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे को 2 टर्म्स मिल सकते हैं, एक तो आ जाएगा 3p + 1 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे लिखूंगा, और 2p - 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करता हूँ, p की वैल्यू चाहिए तो p को अपने पास रखो, बाकी सबको उधर भेजो, तो ये +1 को उधर भेजूंगा -1 हो जाएगा, तो 3p इज इक्वल्स टू -1, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो p इज इक्वल्स टू -1/3। ये एक आंसर मिल गया अपने को। यहाँ पे करते हैं, और अब यहाँ पे देखो ये -3 को उधर भेजूंगा +3 हो जाएगा, तो 2p इज इक्वल्स टू 3, 2 को वहाँ पे भेजूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2, ये मेरा p आ गया। अब देखो अपने को p की दो वैल्यूज मिली, कितनी वैल्यूज मिली, 2, पर अपने को चाहिए कितनी वैल्यू, एक ही चाहिए। तो डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, वेरी सिंपल यार, p यानी प्राइस। किसी चीज़ का प्राइस तुम कभी यार माइनस में रख सकते हो क्या, मेरे को बताओ, प्राइस
किसी चीज़ का निगेटिव हो सकता है क्या? निगेटिव मतलब क्या भाई? माइनस, मैं बोलूँ ये पेंसिल -5 रुपये की है, मतलब मुझसे पेंसिल लो और मुझसे पेंसिल खरीदो और मैं तुमको 5 रुपये दे दूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। प्राइस कभी माइनस में नहीं होता, निगेटिव नहीं होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा बट, अरे 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 अरे, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बट प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव। और क्योंकि प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकता इसीलिए ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। P = क्या हो जाएगा? 3/2। ये अपना क्या है? फाइनल आंसर है। आसान था एकदम। देखो मैं बोलूँ कुछ हार्ड नहीं था, भले ही बड़ा लग रहा है देखने में, टाइम चला गया, पर पता है क्या, वो चीज़ें जो हम लोग ऑलरेडी बचपन से करते हैं। सबसे बचपन से नहीं, मतलब ज़्यादा बोल दिया मैंने। देखो सबसे पहले क्या करना था? डिमांड का डेरिवेटिव लेना था। डेरिवेटिव लेना हम लोग कितनी बार सीख चुके हैं, ये डेरिवेटिव निकल के आया, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगाना था, तो पिछले क्वेश्चन में बताया था। एक काटा पीटी करना था, तो हम लोगों को आता ही है। फिर उसको अंदर मल्टीप्लाई करना था, आता ही है। वैल्यू पुट करने भी आता ही है अपने को। फिर सब करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, उसको सॉल्व करने के वैल्यू निकालने भी आता है। तो बेसिक सा एक क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। समझ में आया? चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कैसा क्वेश्चन है? सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। जो क्वेश्चन नंबर 8 था ना, सेम वैसा ही। देखो यहाँ पर देखो, इफ द डिमांड फंक्शन इज दिस, अपने को डिमांड फंक्शन दिया हुआ है ना, और बोला है फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस दे रखा है, लेकिन प्राइस की दो वैल्यूज दी है। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट में P = 5, दूसरे में लिखा है P = 2। तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग पहले ना डेरिवेटिव निकालेंगे डिमांड का, जैसे सब में निकाल रहे थे। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद एक बार P की वैल्यू क्या रखेंगे? 5, एक बार P की वैल्यू 2 रखेंगे, क्योंकि वैल्यू तो लास्ट में रखी जाती है। वेरी सिंपल। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन, पहले डिमांड का फंक्शन लिख लो। क्या दिया डिमांड का फंक्शन? D = 50 माइनस 3P माइनस P²। खत्म हो गया। तो अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे, और x नहीं, सॉरी, यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या? P, तो विथ रिस्पेक्ट टू P। तो इधर पे भी आ जाएगा D/dP, किसके साथ? D डिमांड के साथ। यहाँ पे भी आ जाएगा D/dP, किसके साथ? इस पूरे क्वेश्चन के साथ। 50 माइनस 3P माइनस 3P का स्क्वायर, 3P का स्क्वायर नहीं, सॉरी, P का स्क्वायर, P का स्क्वायर। खत्म। चलो ठीक है, डेरिवेटिव निकालते हैं। तो बहुत सिंपल है ना, ये देखो यहाँ पे देखो, D/dP आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। अरे तो बेसिक डेरिवेटिव है 50 कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो भी अकेला है। अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो मैं लिखूंगा 0, फिर बीच में माइनस लिखा, मैं लिखूंगा माइनस। फिर 3 लिखा है, 3 भी कांस्टेंट है पर P के साथ में। जब कांस्टेंट किसके साथ, तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, उसको एज इट इज लिखते हैं। P का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1 माइनस P²। x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो P² का क्या होगा? 2P होगा। खत्म, डन। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आगे। तो देयरफॉर DD/dP, DD/dP = 0 का तो मतलब नहीं है, तो बचा -3 1 3 होता है, तो -3, और यहाँ पे -2P, और सिंप्लीफाई होगा नहीं। तो ये अपने को मिल गया डेरिवेटिव। ये अपने को क्या मिल गया? डिमांड का डेरिवेटिव। इसके बाद क्या बोला था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैं लिखूंगा हियर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं क्या लिखूंगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो ठीक है, निकालते। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या बोलते हैं? ईटा। ईटा = -P/D इंटू DD/dP, यही फॉर्मूला है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। वैल्यूज जो अपने को मिली उसमें पुट करना स्टार्ट करते हैं। देखो देयरफॉर ईटा = मैंने बोला अभी P की कोई वैल्यू नहीं पुट करते, तो -P तो एज इट इज रहेगा। डिमांड D, डिमांड D डिमांड क्या है अपना? ये रहा ना, 50 माइनस 3P माइनस P²। तो मैं लिख देता हूँ 50 माइनस 3P माइनस P² इंटू DD/dP। DD/dP में उसका डेरिवेटिव यानी ये आ जाएगा -3 माइनस 2P। खत्म हो गया। कोई किसी से कट पिट रहा है क्या? नहीं। तो अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना? P की वैल्यू पुट करनी है, पर P की दो वैल्यू दे रखी है, तो मैं दो बार पुट करूंगा। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन में P की वैल्यू 5 पुट करेंगे, दूसरी बार 2 पुट करेंगे इसी के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहला वाला, पुट P = 5। तो देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ जाएगा उस टाइम पर? -P लिखा है, तो माइनस P की जगह कितना आ गया? 5।
अपॉन में 50 लिखा है तो मैं लिखूंगा 50, -3 लिखा है तो मैं 3 लिखूंगा। पी की जगह पे क्या आ जाएगा 5, माइनस पी स्क्वायर तो पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इनटू ब्रैकेट में -3 लिखा है तो मैं लिखूंगा -3, -2 लिखा है तो मैं लिखूंगा 2 और पी की जगह पे क्या आ जाएगा 5, खत्म। अब बेसिक सी कैलकुलेशन फटाफट करते हैं। देखो यहाँ पर -5 एज इट इज़ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखो 50 एज इट इज़ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। -3 5 15, 3 5 15 होता है, माइनस तो माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 डाल दिया, खत्म। अब यहाँ पे देखते हैं इनटू -3 एज इट इज़ -3 रहेगा, माइनस लिखा तो मैं एज इट इज़ माइनस लिखूंगा। 2 5 कितना होता है 10 होता है, तो 2 5 लिख दिया यहाँ पर क्या 10, खत्म, आसान है एकदम। अच्छा उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करेंगे, देयरफॉर ईटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, ईटा इज इक्वल्स टू -5 एज इट इज़ रहेगा, अपॉन में 50 -15 कितना होता है, देखो ऐसा दिया ना 50 -15 -25। पहले एक काम करता हूँ, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 50 -15 50 में से 15 निकालो, कितना बचेगा 35, माइनस यहाँ पे क्या बचा 25 में से 25 क्या कितना बचा 10 बचा। तो मिला जुला के नीचे आंसर कितना आएगा, उन सबको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, इनटू -3 -10 कितना होता है, माइनस वालों को प्लस करके आंसर माइनस में लिखते हैं, तो -13, खत्म। अब चलो देयरफॉर ईटा इज इक्वल्स टू, ये मुझे दिख रहा है ये 5 ये 10 ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 2, इनटू वहाँ पे क्या बचा -13, खत्म। आगे सॉल्व करें, वेरी सिंपल। मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉट मतलब क्या इनटू होता है ना, तो 1 इंटू 13 होगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपॉन में 2 लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और ये अपने को मिल गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम लोग ने पी की वैल्यू क्या डाला 5 डाला। सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे पी की वैल्यू 2 डाल के, सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे पी की वैल्यू 2 डाल के, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट, सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे पुट p इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे। चलो ठीक है, क्या आया था फॉर्मूला, क्या आया था पूरा लिख ले। आया था अपना फॉर्मूला -p अपॉन में 50 -3p -3p का स्क्वायर, तो मैं पे लिख देता हूँ यहाँ पर ईटा इज इक्वल्स टू -p, तो -p की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 2 अपॉन 50, तो मैं लिखूंगा 50 -3p, तो 3p की जगह पे कितना आ जाएगा 2 माइनस p का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। समझ में आया, इतना हमने देख लिया। देखो जरा वहाँ पे 50 -3p -p का स्क्वायर, 50 -3p -p का स्क्वायर, फिर इनटू -3 -2p लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -3 -2p, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इनटू -3 -2, p की जगह पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, खत्म, आसान है एकदम। चलो ठीक है, देयरफॉर ईटा इज इक्वल्स टू -2 तो एज इट इज़ रहेगा, अपॉन 50 भी एज इट इज़ रहेगा, -3 2 ज़ा 6 -9 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इनटू -3 तो एज इट इज़ रहेगा, -2 3 ज़ा कितना हो जाता है 6 हो जाता है। इतना समझ में आया। अच्छा देखो देयरफॉर ईटा इज इक्वल्स टू -2 एज इट इज़, यहाँ पर देखो जरा क्या लिखा है 50 -6 -9। एक काम करता हूँ, 3 माइनस करने की जगह पहले 2 माइनस कर लेता हूँ मैं। 50 - 6 कितना बचेगा 44, फिर ये बचा -9 तो -9 कर लो, 44 में से 9 निकालोगे कितना बचेगा 35 बचेगा, तो 35 बच रहा है अपने पास, 35 बचेगा पक्का, 4 के बाद कितना 5, हाँ 35 बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 35 इंटू -3 - 6 कितना होता है -9, इतना हो गया हम लोगों का। अच्छा वहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर ईटा इज इक्वल्स टू, अब इनमें से तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, तो माइनस प्लस 2 9 18 अपॉन में कितना 35 है, एंड दिस इज आर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में p की वैल्यू क्या डाला 5 डाला, क्वेश्चन नंबर 2 में p की वैल्यू 2 डाला, और सेम उसी में लगा के सॉल्व कर दिए। एकदम सेम क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 8 बोलूँ या 10 बोलूँ, दोनों एकदम सेम ही थे। 9 वाला थोड़ा सा अलग था, पर वो भी सेम है, मेथड तो सेम है, कॉन्सेप्ट तो सेम है। समझ में आया। अच्छा आगे की जो क्वेश्चन है उनको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।